चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्ट 1 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किन्हें कहते हैं। तो डेफिनेशन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, द एलिमिनेशन ऑफ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वे बाय इंट्रोडक्शन न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कि जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का एलिमिनेशन, कि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हटाना, हम लोग एक नए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के इंट्रोडक्शन से भी करते हैं, जिसे हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर क्या होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? मैंने क्या कहा अभी, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें किसी भी प्रकार की, यानी कि कोई भी डायमेंशन ऑफ लेंथ और एंगल जरूर नहीं है इनके पास हो। ठीक है, नीड नॉट हैव डायमेंशन एंड नीड नॉट हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड एंगल, डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड एंगल। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आप लोग को हल्का सा समझ में आया होगा। चलो हम लोग इसको एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप लोग के सामने n नंबर ऑफ पार्टिकल है। कितने पार्टिकल हमारे पास? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? हम लोग मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो कि हमारे पास f कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, मतलब कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अगर हमारे पास हम लोग कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं मानते हैं तो हमारे सामने डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू होगा 3n के बराबर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होगी, कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें कंस्ट्रेंट होंगी। तो आप लोग मान लीजिए कि आपके पास p कंस्ट्रेंट्स हैं। कितनी कंस्ट्रेंट है? p होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, ये सब कुछ चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे। तो p हमारे पास मान लो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, तो हमारे सामने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने f हो गए? 3n माइनस p। 3n तो टोटल है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे? और 3n होंगे, और डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट कितनी हो गई? p। तो इसको अगर हम लोग घटा देंगे इसके अंदर से, तो ये हमारे सामने 3n माइनस p जो आ गया, इतने हमारे सामने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। And this elimination of dependent coordinate can be expressed in another way by introduction of new independent coordinate called generalized coordinate। यही डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है कि the elimination of dependent coordinates, कि dependent coordinates का elimination can be expressed in another way, कि हम लोग उसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं by introduction of new independent coordinate, एक नए independent coordinates को एक्सप्रेस करके, जो कि है generalized coordinate। ठीक है, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के डायमेंशन ऑफ लेंथ या एंगल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ओके। एक बात और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करते हुए इनमें किसी भी प्रकार की यूनिकनेस नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो यूनिकनेस। ठीक है, इनके अंदर किसी भी प्रकार की यूनिकनेस नहीं देखने को मिलती, इनको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन द चॉइस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की चॉइस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई यूनिकनेस नहीं देखने को मिलती। आई बात समझ में? तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होते हैं आप लोग के सामने आ गया।
बस उनको इस तरीके से चुना जाता है कि ताकि हमारे सामने जो मैथमेटिक्स हम करें वो हमारे सामने एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। अब आपके सामने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट आएगी, वेलोसिटी आएगी, मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, उन सब का हम लोग आर्टिकल सोल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को बस ये समझ में आना चाहिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वे बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। कि जो एलिमिनेशन है डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को, हम लोग उसको एक तरीके से और हम लोग उसको समझा सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन इन न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है जिसको किसी भी प्रकार से डायमेंशन ऑफ लेंथ और एंगल की आवश्यकता नहीं होती, उनको चुनने में कोई भी यूनिकनेस नहीं होती, क्योंकि और इनको इस तरीके से चुना जाता है कि आप लोग के सामने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करने में हमें इजीनेस आ जाए। आगे बात समझ में? ओके। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग Q1, Q2, Q3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर हम लोग सिंपल सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि मान लीजिए हमारे सामने ये कोई पार्टिकल था, ठीक है, ए पार्टिकल, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो था वो मैं मान लेता हूँ R1 था। अब ये पार्टिकल ने मोशन किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और ये इस पॉइंट पर आ गया। इस समय जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं थोड़ी देर के लिए R2 मान लेता हूँ। तो उसके द्वारा तय की गई डिस्प्लेसमेंट जो होगी AB, वो सिंपली हम लोग उसके दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस के बराबर लेते थे, दैट इज R2 माइनस R1, और इसको हम लोग ये कहते थे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता था। तो हम लोग जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर, हम लोग सबसे पहले सिंपल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें सिंपल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, अगर एक मैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लूँ n पार्टिकल सिस्टम की, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, कि हमारे सामने मान लो अगर n पार्टिकल सिस्टम है, उस n पार्टिकल सिस्टम में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसके द्वारा तय की गई होगी, डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर के अंदर जो चेंज होगा वहीं आप लोगों के सामने डिस्प्लेसमेंट होगी उस n पार्टिकल सिस्टम की, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के अंदर जो चेंजमेंट होगा वहीं उसकी n पार्टिकल सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट होगी। अब सबसे पहले हमारे सामने हम लोग उसी चेंज इन पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं डेल आर आई। यहाँ पे i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से n तक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो r है, आर आई जो है वो फंक्शंस है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, Q1, Q2, Q3 डैश 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 Q3n और t तक, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू जो है हेयर i इज इक्वल टू 1, 2 डैश 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 कहाँ तक, n नंबर ऑफ पार्टिकल तक। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे सामने जो ये फंक्शन है इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग मानते हैं हमारा फिलहाल हमारे सामने कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रेंट अगर नहीं है तो हमारे सामने कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इस फॉर्मूले से हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कंस्ट्रेंट नहीं है तो मतलब p की वैल्यू 0, तो f सीधा 3n के बराबर आ गया, मतलब हमारे सामने 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारा जो है आर आई वो फंक्शन होगा उन 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, मतलब कि Q1 का,
Q2 का डैश 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 Q3n तक का, और टाइम का भी होगा। ठीक है, कितना टाइम लिया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये इन सब का क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक थ्योरम होती है इल्यूज थ्योरम। इल्यूज थ्योरम आप लोगों का इल्यूज थ्योरम जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमारे सामने मान लो कोई फंक्शन f है और वो फंक्शन है किन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स का, x1 x2 और x3 का। अगर अब मुझे चेंज इन f निकालना है, डेल्टा f फाइंड आउट करना है, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट और गुणा में चेंज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोऑर्डिनेट और गुणा में चेंज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, और इस तरीके से आप लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग इसके साथ भी यही करेंगे कि अगर मुझे डेल्टा आर आई निकालना है और आर आई है वो Q1 Q2 Q डैश डैश Q3n तक डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा कि भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू Q1 और गुणा में डेल्टा Q1 प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू Q2 गुणा में डेल्टा Q2। कैसे आया, सिंपल इल्यूज थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, डैश डैश डैश, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए डेल्टा आर आई, तो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा आर आई की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, Q3n तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं समेशन लगा दूँ, ठीक है, समेशन लगा दें, समेशन में लगा देता हूँ भैया j बराबर 1 से लेकर 3n पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर आई और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Qj गुना डेल्टा Qj। अब यहाँ पे j की जगह 1 पुट करोगे ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे अगली टर्म आ जाएगी, 4 पुट करोगे अगली टर्म आ जाएगी, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, ये हमारे सामने आई है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट की कि अगर हमारे सामने लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर, अब हम लोग डिफाइन करते हैं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को। तो दिस फैक्टर, ये फैक्टर आपका जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ये है क्या, दिस इज चेंज इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, तो व्हाट इज जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट may be defined as the change in generalized कोऑर्डिनेट। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, the elimination of dependent coordinates can also be expressed by the introduction of new independent coordinate called generalized coordinate, and generalized coordinate need not have any dimension of length and angle. There is a uniqueness in the choice of generalized there is no uniqueness in the choice of generalized coordinates। और हम लोग इनको कैसे बताते हैं, Q1 Q2 Q3 की फॉर्म में, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। थैंक यू।